तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि से बता रहे हैं। सुनवाई जो है मामले की वो हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर ये सुनवाई हुई है। शाही ईदगाह और मंदिर पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और मामले में 29 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और ये कई सारे वाद विवाद पर चर्चा हुई। उसके बाद शाही ईदगाह और मंदिर पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें भी रखी। मामले में 29 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और शाही ईदगाह और मंदिर पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। 29 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वे मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे परिवारवादियों, यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वाराणसी में युवाओं के शराब पीने और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मैंने वाराणसी में देखा कि युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हैं, जिसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र यादव लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र पांडे, मोदी ने सीधा पलटवार राहुल गांधी पर किया है, आप क्या कहेंगे? काशी आने के बाद सीधा सीधा विपक्ष पे हमलावर दिखे हैं। विपक्ष को सीधा निशाना साधा है। पीएम मोदी ने सीधे सीधे कहा है कि यह परिवारवाद करने वाले, राजनीति करने वाले दल है। हमेशा हर वक्त जो वक्त परिवार की बात करते हैं और समय के साथ जो है बदल जाते हैं। जब चुनाव आता है तो यह जो है एकजुट होकर के गठबंधन कर लेते हैं। अवसरवादी, यह अवसरवादी नेता है। सीधा जो हमला बोला है और सीधा यह भी कहा है कि यह यूपी की जनता को, काशी के लोगों को सीधा जो नशेड़ी कहे हैं, इनको यहाँ काशी की जनता इनको सीधा जवाब देगी। धर्मेंद्र, सियासत तो अब चरम पर है, जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। क्या कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई पलटवार आया है या कोई सफाई उन्होंने पेश की है अभी तक?
आपको बता दें भारतीय कोई पलटवार नहीं हुआ है, मगर 2024 का संक्रांत हो चुका है, चुनाव का लगभग बिल्कुल बच चुका है। काशी की धरती से पीएम मोदी ने सीधा सीधा विपक्ष को जो है निशाना साधा है। और दूसरी बात यह कह दें है कि सीधा सीधा विपक्ष के हमलावर होने के साथ ही जो गठबंधन महागठबंधन है उस पर सीधा दिखाई दे रहा है, एक तरफा जो है सीधा कहानी। अगर यूपी में जी जो गठबंधन महागठबंधन इंडिया गठबंधन है वह कहीं कहीं दिखती हुई नहीं आ रही है। अभी सुरेंद्र पटेल को सपा ने यहाँ पर भी प्रत्याशी घोषित किया था लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन फिर जो है पाला या सीट बंटवारे में जो कांग्रेस के पाले में जाने की वजह से यह सीट फिर जो है अस्थायी मतलब फिर यह देखना पड़ेगा कौन चुनाव यहाँ से लड़ता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राजेश मिश्रा पूर्व सांसद वाराणसी के रह चुके हैं। उन्होंने सीधे सीधे अपने ही पार्टी कांग्रेस पर बगावत का सूर आजमाया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है बयानबाजी दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीधे सीधे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो अब यह भी देखना होगा कि जो विपक्ष में कौन ऐसा सामने उम्मीदवार आता है जो पीएम मोदी के सामने जो है चुनाव का बिल्कुल ठोकता है। धर्मेंद्र, राहुल गांधी का जब से बयान आया है तब से यूपी के अगर युवाओं की बात करें तो उनमें भी खासा रोष देखा गया है। तो आगे की स्थिति क्या बन सकती है? क्या ये जो राहुल का बयान है वो आगामी लोकसभा चुनावों पर भारी पड़ सकता है? जी भारती, बता दें आपको कि लगातार जो है राहुल गांधी के बयान जो है विवादित रहे हैं। इसके पूर्व भी बयानों को लेकर के लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में रहे हैं और अभी आगामी 2024 के चुनाव सिर्फ है सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार अंशुल अवस्थी भी जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर कांग्रेस नेता हैं। और अंशुल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी का जो बयान आया है वो उससे काफी गुस्सा भड़का हुआ है यूपी के युवाओं में। नहीं, हेलो अंशुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो राहुल गांधी के बयान के बाद काफी गुस्सा देखा जा रहा है यूपी के युवाओं में, और आज तो नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार कर दिया। क्या कहेंगे आप? कौन कह रहा है गुस्सा देखा जा रहा है? कहाँ पर गुस्सा? गुस्सा पेपर लीक से है। आप गुस्से को गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। गुस्सा इस प्रदेश के युवाओं में पेपर लीक की वजह से। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा का वो नहीं जाता है जब पेपर न लीक हो रहा हो। सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाए जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश अब पेपर लीक प्रदेश बन चुका है। अपराध तो जंगल राज बना ही था, बलात्कार प्रदेश बन ही गया था, नंबर 1 कर दिया था मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब पेपर लीक प्रदेश बन चुका है। जेई की परीक्षा लीक, उत्तर प्रदेश में पुलिस की पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक। अरे समझ ही नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों से क्यों सरकार मजाक कर रही है। 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। पेपर लीक जो हुआ था अंशु जी, उस पर तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, लगातार खबर यहाँ से एमवी नेटवर्क द्वारा दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल मेरा जो था आपने वो मोड़ दिया। क्या आपने ट्विटर से दूरी बना ली? आपने नहीं देखा कि कैसे हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगा था? देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उनके पास जनता को जवाब देने का, कोई उपलब्धि बताने का आधार नहीं बचा है। आज इसीलिए बौखला गए हैं, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को इस कदर हार का भय है कि वो अपना बहराइच से उम्मीदवार नहीं घोषित करवा पा रहे हैं। बीजेपी मोदी को उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। तो अंशु जी, आप ये बताइए, आप राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हैं? टोह लेने आते हैं, कभी सुबह टोह लेने आते हैं। हिम्मत है तो बनारस से अपने को प्रत्याशी घोषित करवाएं। इस बार जो 70% वोट उनके खिलाफ है, 70%, वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को वही सबक सिखाएंगे जो धोखा उन्होंने दिया है। अंशु जी, मेरी भी तो सुनिए। बुलाया था, कोयटो बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे। इतना झूठ पूछिए मत। आप ये बताइए, आप जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसको आप सही ठहराते हैं? एकदम, राहुल जी ने एकदम सही बात कही है कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक हो रहा है। पुलिस भर्ती की बात हो ही नहीं रही है अंशु जी, फिर आप मोड़ ले जा रहे हो। पुलिस भर्ती की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। मोड़ नहीं रहा हूँ मैडम, मोड़ तो आप रही हो, मोदी जी मोड़ रहे हैं। नहीं, जो खबर हम चला रहे हैं उस पर आपका फोनो लिया गया है, तो उस पर ही तो बातचीत होगी। या मैं खबर चला रही हूँ यूपी की और बात करेंगे एमपी की? सर, ये तो
ये तो ठीक नहीं है। आप ये बताइए, राहुल गांधी का बयान आप सही ठहराते हैं या नहीं? आप ये बताइए, राहुल गांधी ने जो युवाओं के नशे में रहने की बात की है वाराणसी में, उसको आप सही ठहराते हैं या नहीं? 60 लाख नौजवानों का भविष्य जो है आप क्या कहती हैं बताइए? आपको तो नौकरी मिल गई एंकर की, वो 60 लाख नौजवान क्या करेंगे बताइए? आप गलत हुआ कि नहीं उनके साथ? पेपर लीक की खबर हम सर लगातार दिखा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो गलतियां हुई हैं उनको उजागर भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी मेरा सिर्फ मुझे आप बताइए, 60 लाख नौजवानों का जो भविष्य अंधकार में चला गया वो गलत है कि नहीं है बताइए? पहले इस पर बताइए सर। मेरा सवाल आप मुझ पर ही थोप रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं और अपना सवाल आप लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं। आप बताइए कि जो पेपर लीक हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ, पहले ये बताइए। उसको सही किसने बोला है सर? उसको सब गलत ही तो ठहरा रहे हैं। अब आपसे राहुल गांधी, ठीक है मैंने जवाब दे दिया ना, अब आप राहुल गांधी के जवाब पर आइए। क्या जवाब दिया आपने बताइए? उसको सब गलत ठहरा रहे हैं ना अंशु अवस्थी जी। आप तो मतलब यहाँ पे भी राजनीतिकरण कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है अंशु अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही लगातार धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अंशु अवस्थी जी ने जवाब देने की कोशिश नहीं की कि जो राहुल गांधी का बयान था वो सही था या नहीं था, और उसको दूसरी जगह वो मोड़ ले गए। आप क्या कुछ कहेंगे? कि अंशु अवस्थी बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन इसका जवाब जो है, जो राहुल गांधी जी ने जो शब्द बोला है काशी की जनता के लिए, यह आने वाला वक्त जो है, ये लोकसभा चुनाव जो होगा, काशी की जनता वोट के माध्यम से बताएगी कि कितना उनके जुबानी जो है वक्त जो अल्फाज थे कितने सही थे या गलत थे। दूसरी बात, कांग्रेस की इन्होंने जो बात की, कांग्रेस को लेकर के काशी में कोई अभी अब तक उम्मीदवार सामने दिखाई नहीं पड़ा है कांग्रेस की तरफ से। राजेश मिश्रा इनके पूरे सांसद थे, इन्होंने अपने पार्टी के ही पूर्व में बगावत कर दिया, संतोष जाहिर किया है, बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो काशी के ही रहने वाले हैं, इन्होंने लड़ने से मना कर दिया है कि चुनाव लड़ने से भी अपने आप दूरी बना रखी है। तो कांग्रेस में ही अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया जो पीएम मोदी के सामने जो है लड़ने को तैयार हो। इनके गठबंधन में ही आपस में जो है गठबंधन बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव लगातार कहीं न कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तमाम ऐसे गठबंधन में जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो खुद को, आम आदमी पार्टी खुद को अलग कर चुकी है। तमाम ऐसे गठबंधन से जो है जो बिखराव सामने ही दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने आगामी चुनाव में लड़ने को ही लेकर के हुआ कि चुनाव लड़े तो लड़े कैसे। चलिए धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम अपडेट के लिए। स्वरोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन का हिस्सा है। अब पीएम मोदी ने वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर पूर्वांचल वासियों को स्वरोजगार की बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़े प्लांट अमूल बनास डेयरी प्लांट की शुरुआत से खासतौर पर पूरे पूर्वांचल के लोगों को फायदा होगा। करीब 1 लाख लोग स्वरोजगार के इस अभियान से जुड़ेंगे। अमूल बनारस डेयरी के आपको बता दें कि प्लांट से पूरे पूर्वांचल के करीब 1350 गांव के लोगों को फायदा होगा। वाराणसी में अमूल और बनास डेयरी के सहयोग से यह प्लांट शुरू हो रहा है। इस प्लांट की लागत 622 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास 23 दिसंबर 2021 को किया था। करीब 30 एकड़ में यह प्लांट करखिया गांव एग्रो पार्क में बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसके शुरू होने से वाराणसी और उसके आसपास के हजारों किसानों और पशुपालकों की आय दोगुनी होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस परीक्षा और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस भर्ती को लेकर इको गार्डन में 10 से 12 हजार अभ्यर्थी जुट गए हैं। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं। इसमें तरह तरह के उनके खिलाफ स्लोगन लिखे गए हैं सरकार के खिलाफ, और प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है। पूरे गार्डन में पीएसी तैनात है। दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे थे। गेट पर नारेबाजी होने के बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की हुई और साथ ही बता दें आपको कि उन्हें जबरन गाड़ियों में भरकर हिरासत में लिया गया। अब उन्हें इको गार्डन ले जाया जा रहा है।
पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। यूपी हरियाणा के 3 ठिकानों पर ईडी की टीमें मौजूद हैं। लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की टीमें बाहर तैनात हैं और अंदर ईडी के अफसर मौजूद हैं। बता दें, गोरखपुर में सुबह 5 बजे 6 गाड़ियों में 10 से ज्यादा अफसर विनय शंकर तिवारी के घर पहुंचे। सुबह से ही ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो सपा नेता विजय शंकर तिवारी के घर पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि गोरखपुर, लखनऊ समेत 3 राज्यों में ये छापेमारी की गई है। ईडी की टीम मौजूद है। 1129 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का ये पूरा मामला है और बैंक लोन घोटाला केस में अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का ये छापा मारा गया है। खबर देवरिया से है, जहां उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रमण कार्यक्रम के तहत विकास भवन के गांधी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीयूजी नंबर नहीं उठाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जनप्रतिनिधियों से समन्वय और संवाद स्थापित रखते हुए जन समस्याओं के समाधान करें। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए। जनपद के अंतर्गत आने वाली तीनों सीटों के साथ सभी 80 लोकसभा सीटों जीत रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का है, किसान कल्याण की योजना को किसानों तक पहुंचाने का है। संक्षिप्त समीक्षा बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त रहे, राजस्व के मामलों का अविलंब निस्तारण हो और विकास की योजनाओं में कहीं कोई देरी न होने पावे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण शामिल थे, हमारे अध्यक्ष जी शामिल थे और आज मैं एक ब्लॉक की नींव भी रखा हूं, पूजन भी किया हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूं और कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त है। इस समय मोदी लहर और राम लहर दोनों इतनी कायम है कि इस बार विरोधियों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को महराजगंज में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 1,101 करोड़ रुपए के ऋण की बड़ी सौगात लाभार्थियों को दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2027 तक भारत दुनिया के 3 अग्रणी देशों में शामिल हो। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ निजी होटल में बैठक की और बीजेपी के पक्ष में आगामी लोकसभा में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा और जल्द ही दोबारा यहां आना चाहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महराजगंज को बड़ी सौगात देते हुए 1,000 करोड़ का ऋण वितरित किया। 1 अक्टूबर से 21 फरवरी तक कुल 40,000 लाभार्थियों को वित्त मंत्री ने ऋण स्वीकृत किया। 169 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूह की महिला लाभार्थियों को दिया गया, जो प्रदेश में पहले स्थान पर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने चोरों के गैंग का खुलासा किया है। दुबई में बैठकर दिल्ली एनसीआर में ये गैंग चलाते थे और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने गैंग के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गैंग 12 सालों में 500 से ज्यादा कार चोरी कर चुका है। चोरों के कब्जे से बरामद की गई 5 गाड़ियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने चोरों के गैंग का खुलासा किया है। दुबई में बैठकर दिल्ली एनसीआर में चलाते थे गैंग। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गैंग 12 सालों में 500 से ज्यादा कार चोरी कर चुका है और चोरों के कब्जे से अभी भी 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं पुलिस के द्वारा।
भूमाफिया पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया। इस सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिन्हित करेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई करती है तो उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में फिर जमीन कब्जा करने लगते हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में मामला होने के कारण उन लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, ना ही उनके खिलाफ गुंडा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो पाती है। तो भूमाफिया और गुंडा गैंगस्टर पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि योगी ने पूरी मीटिंग बिठाई और पूरे प्रशासन से बात की गई, तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई और एंटी भूमाफिया का जो सेल है उस एंटी भूमाफिया का सेल गठन किया गया ताकि गैंगस्टर जो गैंग हैं उन पर पूरी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे। अमरोहा पहुंचकर उन्होंने सपा नेता की माता को श्रद्धांजलि दी। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन को शुभकामनाएं दी। वहीं एनडीए से गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से धैर्य की आवश्यकता है और किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की हुई रेड पर जयंत चौधरी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।